सर्वप्रथम विद्या के उपार्जन के लिए भोजन के शोधन की आवश्यकता होती है। शुद्ध भोजन के माध्यम से विद्या की पवित्रता बनी रहती है। आचार्य का पहला उपदेश ही भोजन और निद्रा को लेकर के था और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक था। आज भी उस चीज़ को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य महसूस होता है कि उस समय आचार्यों ने ऐसा कैसे लिखा होगा। कदम चिट्ठे कदम भाषेज बुंजेज जम न पावम बज्जई, ऐसे शब्द लिख करके उन्होंने उत्तर भी दिया। जदम चरे जदम चिट्ठे जद भाषे जदम सये जदम भाषेज बुज्जेजे एवं पावम न बज्जई। ये सूत्र सबसे पहले सिखाया। जदम भाषेज बुंजेज, भोजन ऐसा जो तामसिक ना हो। आज तामसिकता की परिभाषा बहुत बदली हुई है। उस समय आचार्यों ने ब्रह्मचारियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले आलू, प्याज और लहसुन, इन तीज का त्याग करा दिया। किसी भी श्रमण समुदाय के गुरुकुलों में आलू प्याज बिल्कुल भी नहीं चलता था। उसके पीछे का कारण था। कारण क्या था कि आलू, प्याज और लहसुन जो है, ये दोनों बॉडी में जाने के बाद बारूद के जैसे इफेक्ट करते हैं। आप सामान्य से कोई दाल देखिए बंधुओं, आपको खाने में जिसमें दाल उबली है, उबली दाल में थोड़ा सा नमक और बिल्कुल गिर गाय का शुद्ध घी डाला है, आपको वो खाने में अच्छी नहीं लगती। और उसी में अगर आप प्याज का, लहसुन का थोड़ा सा तड़का मार दें, थोड़ा सा हींग का तड़का मार दें और तड़का मार करके अच्छी खुशबू आए, उसके बाद आप सिर्फ एक अकेली दाल से 10-10, 5-5 पराठे खा सकते हैं। वो प्याज और लहसुन पेट के अंदर जाने के बाद बारूद का काम करती है। आदमी की वासना, आदमी की निद्रा और आदमी का क्रोध सबसे ज्यादा कोई भड़काती है तो प्याज और लहसुन भड़काती है। और आप देख लीजिए, जितने भी गंदे पदार्थ दुनिया में पकाए जाते हैं, उन सब का बेस में लहसुन का पेस्ट मिला होता है, प्याज का पेस्ट मिला होता है, हींग मिली होती है, जिसके माध्यम से वे उत्तेजना प्रदान करने वाले शरीर के उस पोषण को प्रदान करते थे। और उस उत्तेजित आलू और प्याज को, लहसुन को खाने पर विद्यार्थी का दिमाग मंदा पड़ जाता था, क्योंकि वासना भड़क गई, अंदर क्रोध भड़क गया, अंदर किसी भी प्रकार की कसाय भड़क गई। अब वो खाने के लिए भोजन की शुद्धि आवश्यक थी, घर के अंदर असंभव था। पिता ने सीधे सीधे गुरुकुल में भेज दिया, वहां जाओ, वहां पे आचार्य जैसा कहेंगे वैसा करना। अब राजा यशोद तो थे क्षत्रिय, लेकिन श्रमण समुदाय के बीच में लालन पालन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले आलू, प्याज और लहसुन का निषेध करा दिया। आलू, प्याज और लहसुन के बारे में एक और बहुत बड़ी जानकारी, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जिन लोगों को संतान नहीं होती है, जो लोगों के अंदर नपुंसकता बढ़ रही है, या फिर जिनके वीर और सत्व में किसी भी प्रकार के परमाणुओं की कमी रहती है, वे लोग जैसे ही प्याज और आलू का या फिर लहसुन का सेवन करते हैं बंधुओं, आप आश्चर्य मानेंगे कि उनकी नपुंसकता और तेजी से बढ़ने लगती है। ये अभी नया नया बिल्कुल शोध आया है कि जो प्याज और लहसुन खाने वाले लोग हैं, इनके अंदर अगर ये शुरुआत से इनकी स्पर्म की काउंटिंग की संख्या कम है और ये रेगुलर इसका उपयोग करते हैं, तो वो अंदर में जाने वाला द्रव्य और उससे वेपोराइज होने वाली जो गैसेज हैं, वो आदमी के अंदर की नपुंसकता को भी और बढ़ाती है। और शायद यही एक ऐसा कारण सामने भी दिखाई देता है कि आजकल हर गली मोहल्ले में एक टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF टेक्नोलॉजी के माध्यम से बेबी पैदा करने वाले सेंटर और क्लिनिक्स सबसे ज़्यादा खुलने लगे हैं। और आश्चर्य है इस बात का, क्योंकि सारे आलू प्याज जितने भी हैं, ये अब हाइब्रिड में आने लगे हैं। हाइब्रिड का मतलब है कि उसको एक ऐसा, उसके जेनेटिक सिंड्रोम को ऐसा बदल दिया गया है, उसमें कुछ ऐसा कल्चर करके कंटेंट पैदा कर दिया गया है कि छोटी सी प्याज भी बहुत तीखी लगती है और कई बार बिल्कुल सॉफ्ट लगती है, लेकिन अंदर जा कर के वो जो भोजन विकार पैदा करता है, उस विकारित भोजन से दूर रहने के लिए आचार्य ने पहले दिन ही उपदेश दे दिया, पहले दिन ही बता दिया, अच्छे विद्यार्थी को विद्या अध्ययन के साथ साथ अपनी निद्रा और अपने भोजन में कंट्रोल करना आवश्यक है। यशोद, हाँ महाराज, आचार्य आप जैसी आज्ञा दें। अब आचार्य भी जानते थे कि ये राजा यशबंधर का पुत्र है, यशबंधुर का पुत्र है,
और राजा है, आगे चल के ये राजा भी बन सकता है, आगे चल के मुनि भी बन सकता है, उसकी जैसी भवितव्यता होगी। यशोद को इतना प्रेम से समझाया आचार्य ने कि यशोद, जब तक शिक्षा ग्रहण करेंगे तब तक प्याज, लहसुन और जितने भी अत्यधिक गंधित पदार्थ हैं इनका भक्षण आश्रम में नहीं मिलेगा। हाँ गुरुदेव, जैसा आप कहते हैं वैसा। और उसी समय आलू, प्याज और लहसुन का त्याग वहीं पर करा करके बुद्धि के तंतु को खोलने का काम कर दिया। आपका ये जो ब्रेन है ना बंधु, आपने देखा होगा लेफ्ट एंड राइट, दो प्रकार का दो ब्रेन होता है। इसमें से एक ब्रेन पूरा का पूरा थ्योरिकल होता है और एक पूरा का पूरा ब्रेन प्रैक्टिकल होता है। कभी भी कोई भी MBBS, MD या DM करने वाले जो टेक्नोलॉजिस्ट्स रहते हैं, उनसे आप इस बात को बहुत अच्छे से पूछेगा, आपको पता चलेगा कि स्कूलों में हम जो कोर्सेज को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारे राइट ब्रेन को अपडेट करता रहता है। यहाँ पे थ्योरी खूब जा रही है, लेकिन थ्योरी जाने से एक स्पॉट तो पूरा बढ़ जाएगा, लेकिन लेफ्ट ब्रेन जो है वो पूरा का पूरा खाली पड़ा रहता है। तो लेफ्ट ब्रेन भी काम करे, ये भी एक्टिव बना रहे, इसके लिए आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए, जिसको आप प्रायोगिक कहते हैं। उस प्रायोगिक को किए बिना राइट और लेफ्ट का ब्रेन का लेवल बराबर नहीं बनता। MBBS करने वाले, MD करने वाले इस बात को, जो साइक्राइटिस्ट हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप भी इस बात को समझने का प्रयास करें कि जितना पढ़ा है वो राइट में जा रहा है, लेकिन जितना प्रयोग में आना है उसके लिए हमको लेफ्ट ब्रेन को जब चार्ज करना पड़ता है, तो लेफ्ट ब्रेन को बंद करने का काम करता है ये प्याज और लहसुन। ये बुद्धि की मंदता को सबसे पहले हावी कर देता है, आपके शरीर में प्रमाद लाता है। आप उत्तेजनात्मक दाल भोजन या फिर कोई भी चीज़, चाहे आपने आलू दम खाया हो, चाहे फिर आपने शाही पनीर में मिलाया हो, चाहे आप किसी सब्जी में मिलाया हो, आलू बैगन भटा की सब्जी प्याज लहसुन के साथ खाई हो, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि विद्यार्थी लोग अगर प्याज लहसुन छोड़ देते हैं तो उनकी विद्या अध्ययन करने की कैपेसिटी 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। इसके पीछे का कोई भी धार्मिक रिलीजन मैं आपको नहीं दिखाना चाह रहा। वास्तव में जो लोग बार बार फेलियर्स होते चले जा रहे हैं अच्छे गुरु की सन्निधि के बाद भी, उसके पीछे उनका सबसे बड़ा कारण है खान पान, कि उन्होंने अपने खान पान को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। हम इसको भूल जाते हैं। और फिर आचार्य ने उनको समझाया, यशोद, भोजन तो साफ सुथरा करना ही है, यह तो प्राथमिक आवश्यकता है कि वातावरण में इस तरह की कोई गंध भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन साथ ही साथ निद्रा पर भी संयम प्राप्त करना है। यशोद छोटा सा बालक 7 वर्ष का, वो आचार्य के सामने हाथ जोड़ करके बैठा। गुरुदेव, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हाँ, तो यशोद, क्योंकि विद्या अध्ययन करने के बाद जो लोग ज़्यादा सोते हैं, कभी आपने देखा होगा कि जिन बच्चों की 6.5 घंटे से ज़्यादा की नींद होती है, मतलब रात को 10 बजे सोए हैं और अगर वो सुबह 4 बजे से ज़्यादा टाइम तक उठते उसके बाद उठते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे उठते हैं, तो ज्ञान तंतु धीरे धीरे विकसित होता है। आपने पुस्तक लेकर के पढ़ना शुरू किया, उस शब्द के माध्यम से ब्रेन के अंदर एक भाव अर्थ जा रहा है, एक बॉन्डिंग बन रही है बुक्स की और आपकी आंखों की, आपकी थ्योरी की, आपके मन की। वो बॉन्डिंग जैसे बनती जाती है, तो धीरे धीरे जैसे एक ककून के लिए कोई रेशम का कीड़ा तार खड़ा करता है, ऐसे बहुत सारे तार उस शब्द के माध्यम से अपने दिमाग के अंदर खड़े होने लगते हैं। एक बॉन्डिंग बन रही है बुक्स के और हमारे दिमाग के बीच में। जब ज़्यादा सोने पर ये बॉन्डिंग जो पैक हो जाती है, ये धीरे धीरे करके टूट जाती है। ज़्यादा सोने वाले बच्चे अपने आप मंद बुद्धि होना शुरू हो जाते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने की जरूरत पड़ती है कि हम अपना बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसा सेट कर लें कि एक अच्छे विद्यार्थी को अधिकतम 7 घंटे की नींद चाहिए। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। अगर मान लीजिए आपका कोई फिजिकल रिएक्शन, कोई डिसीज है या कोई और प्रॉब्लम है, तो 7 घंटे की, लेकिन 8 घंटे की तो नींद चाहिए ही नहीं। योगियों को 4 घंटे की, भोगी को 6 घंटे की, रोगी को 10 घंटे की। जितनी भी बार वो सोता रहे उतना अच्छा है, कि जितने भी सारे रोग हैं इनका उपशमन काल और वृद्धि काल रात्रि ही होता है।
शुरुआत में ऐसे थोड़ी सी डिसीज दिख रही है, रात में सो करके देखा तो एकदम से पूरे शरीर में चित्ते 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 आ गए। सोते सोते रोग का प्रकोपन काल भी बढ़ता है और रोग का शमन काल भी सोते सोते बढ़ता है। कि रात में यहाँ पे घाव था, सुबेरे देखा तो एक यहाँ पे पपड़ी आ गई, उजाले में देखते तो कभी नहीं बनती, सोते सोते बन गई। तो बॉडी का एक अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को सबसे पहले राजा यशोद को, जो यशोद छोटा सा बालक था, उसको वहाँ पर आचार्य ने बताया कि यशोद, इस तरीके से भोजन को सुरक्षित रख के और निद्रा को सुरक्षित रख करके ही यहाँ पे विद्या अध्ययन करने के लिए अपने मानस को तैयार करना है। और वे क्षत्रिय होकर के यशोद जो है महाराज आचार्य परमेष्ठी के सामने बैठ करके विद्या अध्ययन के लिए तैयार हो गए। विद्या अध्ययन तैयार करते, धीरे धीरे विद्या अध्ययन कराते कराते आचार्यों के माध्यम से ऐसे सद्गुण भर दिए गए कि संसार में रह कर के भी संसार में रहने वाला संसार से ऊपर रहने की कला को सीख गया। आज पूरे स्कूलों में जो विषय पढ़ाए जाते हैं उन विषयों में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, साइंस है, हिंदी है, थोड़ा बहुत लिटरेचर के मैं दो पढ़ा देते हूँ, लेकिन किसी भी विषय में अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता। अध्यात्म आज स्कूलों में किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, ना कोई कॉन्वेंट स्कूल में, ना कोई हिंदी मीडियम के स्कूल्स में, कहीं पर भी आध्यात्म की शिक्षा नहीं होती। लेकिन पहले आचार्यों के पास जाने पर आदमी को आध्यात्म भी पढ़ाया जाता था, उसको कर्म कौशल पढ़ाया जाता था, कर्म का प्रबंधन पढ़ाया जाता था। कर्म का प्रबंधन, कर्म का कौशल, पाप पुण्य का उदय, ये सब चीजें स्कूल में पढ़ा दी जाती थी। अध्यात्म की सबसे ज्यादा आवश्यकता क्षत्रियों को पड़ती थी। क्यों पड़ती थी? कि जब क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए जब किसी भी मैदान में, रण क्षेत्र में जाकर के हार जाता था, तो हारने के बाद वो डिप्रेशन जोन में न चला जाए, इसलिए उसको अध्यात्म सिखाया जाता था कि देखो उतार चढ़ाव, पाप पुण्य, लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद, ये सब आना जाना लगा रहता है। इस आने जाने लगे रहने में तुम कभी अपने शरीर के साथ खेद करके और कुछ अपघात मत कर लेना। इसलिए बच्चों को सबसे पहले अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। मंदिरों में जो सरस्वती या भगवती की देवी स्थापित की जाती थी, उसके पीछे भी एक कारण था कि यहाँ पर वो जाकर के जब सरस्वती के उस रूप का दर्शन करेगा तो अपने आप को कुछ आध्यात्मिक होने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आज के स्कूलों से वो अध्यात्म चला गया, तो आज बच्चे जितने भी हैं हाइपर डिप्रेशन जोन में रहते हैं। 10th का रिजल्ट जिस दिन खुलता है बंधुओं, उस दिन जहाँ पर जिस भी सिटी में, जिले में, नगर में 10th का रिजल्ट खुलता है, वहाँ के आसपास के किसी भी झाड़ी जंगल वाले एरिया में, नदी में, किसी पुल में, कहीं और ऐसे स्पॉट पे पुलिस लगी होती है। रेलवे स्टेशन के ट्रैक में भी पुलिस लगी होती है। क्यों? क्योंकि आज 10th का रिजल्ट खुला है। जो बच्चे फेल हो गए होंगे वो ऐसे जबरदस्त डिप्रेशन जोन में जाएंगे कि भैया पेपर में आप पढ़ते रहते हैं, 10वीं की फेल छात्रा ने करी खुदकुशी, लगाई फांसी, ट्रेन से कट करके मर गया, पानी में डूब करके मर गया। और इसमें तो वो शिव गंगा नदी है वहां पे आपके दुर्ग भिलाई के पास, जितने भी जब भी रिजल्ट खुला 5 बच्चे उस नदी में डूबे मिले। क्यों? माता पिता ने इतना पैसा खर्च किया, इतना पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, फेल हो गए, फिर फेल हो गए, फिर फेल हो गए। अब डिप्रेशन, तो बच्चा डिप्रेशन में न जाए इसलिए गुरुकुलों में पहले अध्यात्म पढ़ाया जाता था।